अंधेरी रात का मातम है, इन उजालों में गिरा है सूर्य खुद घपलों के सवालों में। नमस्कार, मैं जन्मता शिवम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले 4 महीने से जब से बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा था, तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी लगातार सुनवाई भी चल रही थी। और हर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पीठ से इस मामले को सुन रही थी, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, वो चुनाव आयोग को चाहे जब धमकियां देने लगती थी कि ध्यान रखना, हम इसको कभी भी खारिज कर देंगे। उसके बाद में आखिरी चरण में आकर उस बेंच ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी उसमें आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल कर लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि आधार सिटीजनशिप का आधार नहीं है और ये बात आधार कार्ड पर भी लिखी रहती है। लेकिन क्या करें, जब सिब्बल सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे वकील कुछ लेकर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा ही। जैसे कि चाय की टपरियों पर अखबार में कोई भी खबर आए, उस पर घंटे 2 घंटे की चर्चा तो जरूरी है ही है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के जो वकील हैं, उनके मुद्दों पर चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद भारत के कई राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, जिनमें प्रमुख तौर पर इसका विरोध पश्चिम बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी ये कहती नजर आ रही है कि चाहे गर्दन कटानी पड़े, पर मैं किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ एक ड्रामा पश्चिम बंगाल में और चल रहा है। किसी भी वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन खबर पेड मीडिया में ये आती है कि एसआईआर से डरकर, एसआईआर के सदमे में आदमी ने आत्महत्या कर ली या आत्महत्या करने की कोशिश की, वो बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। और इसी को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और एडीआर जैसे कई एनजीओ और कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और मांग की है कि बिहार के मामले की जो सुनवाई है, जो 11 तारीख को होनी है, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले की सुनवाई भी की जानी चाहिए। इसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि वो कल इस मामले को देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सीजेआई से इसके लिए बात करेंगे कि क्या बिहार एसआईआर के साथ साथ पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों के एसआईआर के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं उन्हें सुना जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब बिहार के मामले में तमाम तारीख पे तारीख सुनवाई करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी गलत नहीं मिला, जो कुछ चुनाव आयोग ने किया था वो संविधान में उसको जो अधिकार मिले हुए हैं उसी के अनुरूप किया था। आधार को डिनाई करने के पीछे वजह यही थी कि आधार नागरिकता का बेसिस नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। उसके बावजूद फिर से इस तरीके की कार्रवाई को लंबे समय तक खींचना। दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में एक चरण का चुनाव हो भी चुका है, यानी एसआईआर भी हो गई, वोटर लिस्ट भी पब्लिश हो गई, उसके आधार पर वोट भी पड़ गए। उसके बावजूद एसआईआर को लेकर मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। बिहार में अगले चरण की वोटिंग भी होनी है और अभी एसआईआर का फाइनल ऑर्डर भी नहीं आया है। दूसरी तरफ अन्य राज्यों की तरफ से इस पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट को लगभग कन्विंस कर लिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एडीआर जैसी संस्थाओं को बिहार मामले का हवाला देकर यह कह सकता था कि अब इस पर किसी तरीके से न्यायालय का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा।
लेकिन फिर से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ इस पर कल सुनवाई कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। उन्होंने इसके संकेत भी दिए हैं। तो फिर ये जो एक मजाक बनाया जा रहा है न्यायपालिका का, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट का, ये कब तक चलेगा, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। पहले बी.आर. गवई सीजेआई थे, 24 तारीख से 23 को वो रिटायर हो जाएंगे, 24 से चार्ज ले लेंगे जैसे सूर्यकांत। और इस मामले में वो जितनी रुचि दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये उनके अलावा कोई और नहीं जान सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 80,000 के करीब केसेस पेंडिंग है। बहुत से लोग इस बात के इंतजार में हैं कि हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने जो अपील की है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के मिलोड उस पर नजर डाल लें तो शायद उनका जीवन सफल हो जाए। लेकिन उनको इसका सौभाग्य नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ एडीआर जैसी संस्थाएं, जबकि एडीआर का जो वकील प्रशांत भूषण है, इसके एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में झूठा पाया गया था, और झूठा एफिडेविट लगाने पर सजा का प्रावधान होता है। लेकिन प्रशांत को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने कहा कि वो उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। यानी केस के दौरान यह भी पता चला कि प्रशांत भूषण हो या फिर इसका पुराना साथी सलीम ओयोया उर्फ योगेंद्र यादव, किस तरीके से झूठ बोल रहे थे, किस तरीके से जो संवैधानिक नियम कानून है उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। जिस सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वकील को भी अपनी दलीलें रखने के लिए 10-5 मिनट का समय मुश्किल से मिलता है, उसी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने योगेंद्र यादव को, जो कि एक याचिकाकर्ता के तौर पर था, उसको पहले भी समय दिया गया था और दोबारा से उसको 45 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया कि वो अपना भाषण सुप्रीम कोर्ट में सुना सके। आप सोचिए कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई हो रही थी तो भारत के अटॉर्नी जनरल को बड़ी मुश्किल से 1 घंटे सुना गया था। सॉलिसिटर जनरल कई दिन बोले थे, लेकिन उनके पूरे जो आर्गुमेंट्स थे उसकी लेंथ भी 1.25 घंटे ही थी, जबकि वो भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं। हरीश साल्वे जैसे वकील जो इंटरनेशनल मामलों में भारत की पैरवी करते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, उनको भी उस मामले में बमुश्किल 25 मिनट बोलने को मिला था। महेश जेठमलानी हो या फिर नितिन कौशल हो, ये तमाम जो दूसरे एएसजी हो, दूसरे जो वकील थे, किसी को 5 मिनट, किसी को 7 मिनट। ये सुप्रीम कोर्ट की ये स्थिति होती है, बड़े से बड़े मैटर में 10, 15, 20 मिनट बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसी सुप्रीम कोर्ट में सलीम योया को 45 मिनट से ज्यादा, लगभग 1 घंटे के करीब भाषण देने दिया गया इसी एसआईआर के मुद्दे पर। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और जो दूसरे प्रदेशों में एसआईआर कराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसके साथ साथ पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलती रहेगी। यानी आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आपने जैसे धमकी दी थी, बिहार में तो चुनाव हो गए, अब आप फिर से धमकी दे दीजिए कि इस एसआईआर को रोक दीजिए। एक तरफ एसआईआर चल रही है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपना पूरा अमला लगाकर, इलेक्शन कमीशन का कोई अपना स्टाफ नहीं होता है, वो जो टीचर्स होते हैं, आंगनवाड़ी होते हैं, इन लोगों को वो डेपुटेशन पर इनकी सेवाएं लेते हैं और उसके बदले में उनको ऑनरेडियम दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। वो तमाम कोशिशें, तमाम एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद आप उनके ऊपर एक डंडा तैयार रखना चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से काम करो। ये पिछले 30-35 सालों में जब से कॉलेजियम इस देश पर थोपा गया है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है।